नमस्कार, मैं हूं नेपाली बाबू और आज मैं वो वीडियो दिखाने वाला हूं आप लोग को जो वो अंतर वार्ता दिखाने जा रहा हूं। आप लोग देख के शॉक हो जाएंगे। आप लोग को पता भी है या नहीं है, लेकिन आज जो मैं दिखाने जा रहा हूं, अगर आप ये चीज देखेंगे, ये मैसेज देखेंगे और ये इंटरव्यू देखेंगे तो आप लोग भी शॉक हो जाएंगे। पूरा विश्वास है, हर कोई शॉक्ड हो जाएंगे। अगर ये वीडियो देखना है तो हमारे साथ बने रहिए। और हम आज दिखाने जा रहे हैं भारत के और नेपाल के विषय में जो चर्चे हुए थे, उसके इम्पोर्टेंट बातें आज दिखाने जा रहे हैं। आप सभी को पता ही होगा, ये विशेष करके ये जो न्यूज़ है, मैं इंडियन बाशिंदा को, मैं वासियों को बनाया करता हूं, विशेष करके वो लोग को समझ में आए, इसीलिए मैं भी मेरा ही प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जैसा टूटा फूटा हिंदी बोल के कुछ मैसेज छोड़ना चाहता हूं। और जी हां, आप लोग को पता ही होगा कि भारत से जी न्यूज के तरफ से सुधीर चौधरी ने कल ही हमारे देश के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इंटरव्यू लिया था। जी हां, और इंटरव्यू के दौरान जो सुधीर चौधरी ने पूछे थे सवाल, उनके जवाब इस प्रकार है, वो तो आप लोग देखेंगे ही और वो तो आप लोग सुनेंगे ही, लेकिन शॉक्ड हो जाएंगे। इतने देर तक लोग कहते थे कि केपी शर्मा ओली ऐसा, केपी शर्मा ओली ऐसा, केपी शर्मा ओली ऐसा, नेपाल ऐसा, नेपाल ऐसा। नहीं, गलत भ्रम में थे सब लोग। और आज उन्होंने वही बात बताई है जो उन्होंने करके दिखाया है और किया है। सच्चाई को सामने लाने के लिए कभी नहीं डगमगना चाहिए और डगमगाते भी नहीं है। और आज मैं अपने तरफ से मेरे देश के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को सलूट भी करना चाहता हूं और हमेशा सलूट करूंगा इस बातों पे। ये बिगाड़ने की बातें नहीं है, ये संवारने की बातें हैं। जो दो देशों को मिलाने की बातें चल रहे हैं और अच्छे बातें हो रहे हैं। आप लोग देखेंगे तो शॉक्ड हो जाएंगे, क्या सच है क्या गलत है। आइए आपको हम एक झलक दिखाते हैं। ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए और ब्रॉड माइंड के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ना, कहां पर छिद्र है हमको देखना नहीं है, छिद्र में उंगली डालकर बढ़ाना नहीं है, छिद्र हमको ढूंढना नहीं है। अगर सामने आया, निपटाना है, आगे बढ़ना है। तरीका हमारा ये होना चाहिए। इसलिए हम भारतीय भाइयों और बहनों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हमें कोई असमझदारी रखने की कोई जरूरत नहीं है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। पिछले कुछ महीनों से जब हम आपको लगातार ऑब्जर्व कर रहे थे तो हमने ये भी देखा कि आप एक प्रधानमंत्री तो हैं, नेता भी हैं, लेकिन आपके अंदर एक हिस्ट्री का प्रोफेसर भी है, एक दर्शन का प्रोफेसर भी है। और हाल के दिनों में आपने जितने लॉजिक्स निकाले, चाहे वो काला पानी, वो भी आपने हिस्ट्री में से निकाला, वो पूरा नक्शे की बात। रामायण के बारे में आपने कहा, वो भी आपने पूरा माइथोलॉजी से और हिस्ट्री से ही निकाला। तो बहुत सारी चीजें आप आजकल निकाल रहे हैं। तो कई बार मुझे लगता है कि भारत के जो नेता हैं या सरकार है, उसको एक प्रधानमंत्री और सरकार से नहीं, एक हिस्ट्री के प्रोफेसर से भी डील करना पड़ेगा। तो इसलिए हिस्ट्री, एक आपके साथ शायद हिस्ट्री पर भी वाद विवाद करने की जरूरत पड़े। हाँ, अगर जेएनयू कुछ ऐसा डिबेट ऑर्गेनाइज करेगा तो भी ठीक होगा कि हम, हाँ, भारत में बहुत सारे विद्वान हैं, मगर जो प्रचार प्रसार होना चाहिए उनके विचारों का, उनका खोज का, उनके अनुसंधान का, और जो हमारे ग्रंथें हैं, हमारे रचनाएं हैं पूर्वजों के और आविष्कार हैं। हमारे पूर्वज ऐसे इनोवेटिव थे और ऐसे रिसर्चर थे जिन्होंने कोई ऐसा पौधे का, पेड़ों का पत्ता नहीं छोड़ा होगा जिसको सिखा नहीं किया होगा। आपने ये भी देखा होगा कि भारत में 2014 के बाद जब से
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, एक राष्ट्रवाद की लहर आई है, एक नया अलग माहौल बना है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके नेतृत्व में आप भी वही नेपाल में करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक देश को उसका प्राइड याद दिलाना चाहिए, उसमें एक राष्ट्रवाद की भावना डालनी चाहिए, जो भारत पश्चिमी देशों के साथ कर रहा है, जो भारत चीन के साथ कर रहा है इस समय, कि हमें भी बराबरी का दर्जा चाहिए, वही आप नेपाल के साथ कर रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली सबसे पहले नजर आपकी भारत पर ही पड़ गई? बात ऐसा है, आज का जमाना ही, मैंने शुरू में ही कहा, ये औपनिवेशिकता का जमाना नहीं है, उपनिवेशवाद का जमाना नहीं है, कॉलोनियलिज्म का एक जमाना था, अब वो समाप्त हो गया। उसके अवशेषों को हमें समाप्त करना है, अपने मन से, अपने मस्तिष्क से। हमें अपने राष्ट्र के, अपने राष्ट्र के उत्पत्ति के, अपने राष्ट्र के इतिहास के और अपने राष्ट्र ने क्या दिया दुनिया को, उस पर हम गर्व करते हैं कि गायत्री जो मंत्र है, गायत्री मंत्र, मंत्रों का भी मंत्र कहा जाता है। वो नेपाल के कोशी नदी के किनार में चतरा में कौशिक ऋषि ने लिखा था। मंत्रों का मंत्र, सर्वोच्च मंत्र गायत्री मंत्र कौशिक ऋषि ने कोशी के किनार में लिखा था। व्यास यहीं तपस्या करते थे। ये तपस्या ही करते थे नहीं, ये तपोभूमि तो है। तपोभूमि क्यों? ज्ञान भूमि है, ध्यान भूमि है। ध्यान का आविष्कार यहीं से हुआ था, योग का आविष्कार यहीं से हुआ था। इसलिए हमारे पास गर्व करने लायक चीजें हैं, गर्व करने की वस्तुएं हैं हमारे पास। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग इस कॉन्सेप्ट को अखंड भारत का कॉन्सेप्ट बनाकर आगे पुश करते हैं कि अखंड भारत होना चाहिए। फिर सारे जो आसपास के जो ये पूरा इलाका है, ये संस्कार हैं, ये हमारी जो इतिहास है इतना, वो सब फिर एक अखंड भारत के कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। आप उससे अग्री करते हैं? नहीं, प्रश्न यह है कि इतिहास पीछे नहीं जाएगी। अखंड भारत दरअसल कभी था ही नहीं, था ही नहीं। और ये कंसेप्ट, जैसे आपको बताऊं, आपने इतिहास में पढ़ा होगा, द्रुपद का देश था, विराट का देश था, जनक का देश था, उसका देश था, उसका देश था, बहुत सारे देश थे। अब से 4000 साल पहले, कम से कम हम रामायण को 7000, 9000, 12000 कहते हैं, हम 4000 साल पहले का बात करते हैं, क्योंकि मेसोपोटामिया सभ्यता ने 4200 साल पहले गाड़ी का, कैरेट का पहिया बनाया था। उसके बाद राम के पिता दशरथ के पास 10 रथ थे, अपने लिए, 4 रानियों के लिए और दूसरे अपने विद्वान लोगों के लिए। इसलिए उन्हें 10 रथ कहा गया, 10 रथ होने की वजह से। इसका मतलब 4200 साल से इधर का हिस्ट्री है। इसका मतलब मेसोपोटामिया से यहाँ तक आने में, आप फैजाबाद तक कहेंगे जी, हम अयोध्यापुरी तक कहेंगे, आप यहाँ तक कहेंगे जी, अयोध्यापुरी तक कहेंगे। इसमें फिर मेरा कोई पूर्वाग्रह नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि हम कोई झमेला करना चाहें, ऐसा नहीं है। हम तो बस खोज किया जाए पवित्र राम भूमि, राम का जन्मभूमि असल में जो है वही पवित्र है। उसी की मिट्टी सर में लगाने से मतलब होगा, कोई दूसरी जगह को राम जन्मभूमि कहकर मिट्टी लगाने से कोई फायदा नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने हिस्टोरिकल वर्जन को डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स में यूज कर लिया? नहीं, मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहता था कि हमारा हिस्ट्री जो है, एक भारत, एक भारतवर्ष। भारतवर्ष का मतलब क्या था कि ये समूचा इलाका जहां हजारों राज्य थे, तब भारतवर्ष कहलाया जाता था। एक ही राज्य था भारतवर्ष, ऐसा नहीं है। भारतवर्ष कई राज्य थे।
और ये तो यूनिफाइड भारत, दरअसल मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, सुझाव देना चाहूँगा कि यूनिफाइड भारत बना कब, ये सचमुच में हिस्ट्री को जानना चाहिए। कल्चरली एक बनना दूसरी बात है, मगर देश कई थे। त्रेता युग में भी कई देश थे, द्वापर युग में कई देश थे। विराट राजा का विराट दरबार, हस्तिनापुर, द्वारका, गोपालों का राज था, वहाँ यदुवंश का राज था। हस्तिनापुर में दूसरा का था, दूसरी जगह दूसरा का था, दूसरी जगह दूसरा का था। ऐसा बहुत राज्य थे। राज्य बनते थे, टूटते थे, जीता जाता था, हारा जाता था। वो समय ऐसा ही था, माइट इज राइट का जमाना था। जिसने जीता जीत लिया। कोई संयुक्त राष्ट्र संघ तो नहीं था, पीस कीपिंग फोर्स भी कोई नहीं भेजता था तब। जिसने समेटा और खदेड़ दिया। हाँ, इसलिए कभी था ही नहीं भारतवर्ष एक हिमवत खंड का, अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक, बर्मा तक का भूमि, उत्तराखंड के हिमवत खंड। ये हिमवत खंड के अंदर भारतवर्ष था। साउथ एशिया को भारतवर्ष कहा जाता था। इसको नामकरण इसलिए रीजन को, मगर कई रास्ते, अभी जैसा 7-8 देश नहीं, तब हजारों देश थे। आपको पता है 556 देश राजे रजौटे थे इंडिया में जब ब्रिटिश आए। बिल्कुल थे। और सरदार पटेल को बड़ी मेहनत करनी पड़ी। तो इसलिए ये बहुत बात तक, आप जानते हैं, पंजाब का अपना कल्चर है, भाषा है, संस्कृति है, वेशभूषा है। बंगाल का बंगाली, उसका डिश, उसका भाषा, उसका कल्चर, उसके वाद्य वादन, ऐसा ये अलग अलग है, अलग अलग थे। ये अब एक भारत बन गया। हमारे यहाँ 123 से ज्यादा, 125 जाति और भाषाभाषी है। उतने ही भाषा हम बोलते हैं। ये हमारा एक देश है जी। पहले यूरोप का और हमारा बनावट अलग अलग है। यूरोप एक भूमि, एक भाषा, एक देश, एक संस्कृति, एक राष्ट्र। हमारा ऐसा नहीं हुआ। हमारा डाइवर्सिफाइड है, विविधता युक्त है। जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, तो फिर भारत और नेपाल का ये जो कल्चरल अलाइनमेंट है, पुराने जो चलता आ रहा है, हिस्टोरिकल अलाइनमेंट है, ये कैसे बना रहे इस समय, वो आप कैसे इंश्योर करेंगे? और जो हाल की जो विवाद हुए हैं, ये आपके हिसाब से कैसे सुलझ सकते हैं ताकि वही पुराना जमाना लौट आए? क्योंकि देखिए, उधर चीन भी बहुत विस्तारवादी सोच वाला देश बन रहा है, तो आपका सजेशन क्या होगा? हाँ, चीन के बारे में इंडिया का रीडिंग, फीलिंग एक हो सकता है। आपने हमसे उस पर सहमति असहमति कुछ ढूंढा भी नहीं, और हमको बताना भी जरूरी नहीं है। आप भारत के पर्सपेक्टिव से सहमत हैं या नहीं है? जब भारत के बारे में बातचीत कर रहे हैं, भारत से कई भाषाएं हमारा मिलता जुलता है। जैसा अभी मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल। हाँ, टूटी फूटी हिंदी, ये पढ़ा हुआ हिंदी नहीं है, ऐसा ही बोल लिया। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हिंदी ही नहीं, नेपाली भी नहीं समझते। कई भाषाभाषी गए हैं। और एक चीज आपको समझना चाहिए कि हमारा परसेप्शन क्या है। हमारा कोसी नदी है, गंडकी नदी है, कर्णाली नदी है, जो भारत में जाते हैं, उनकी मछली को बॉर्डर पता चलता है? ये बॉर्डर पता भी नहीं चलता। हमारे बॉर्डर इलाका में जो चिड़ियाएं हैं, वो इधर से उधर जाते हैं, उधर के गाछी में बैठते हैं, इधर आते हैं, इधर के गाछी में, उधर के धान खाते हैं, इधर के गेहूं खाते हैं।
इनको बॉर्डर का पता नहीं है। पर उनको अब नया ये नक्शा दिखाना पड़ेगा आपका? इसको मानना पड़ेगा। उनको नक्शा दिखाने का जरूरत नहीं है। नक्शा हम आपको हेरना होगा, देखना होगा कि असलियत क्या है। अब इसमें हमको ये चाहिए कि हम दरअसल सच्चाई को कबूल करें, तथ्यों को माने और फीलिंग को समझें। ये जरूरी है। फीलिंग को आधारहीन फीलिंग को नहीं, सच्चाई पर आधारित, तथ्यों पर आधारित, प्रमाणों पर आधारित फीलिंग्स, उनको समझना चाहिए। इसलिए इंडिया ने नक्शा छापा नहीं है। इंडिया ने तो नक्शा छापा है अपना देश का। तो हर देश अपने नक्शा छापते हैं ना, अपने टेरिटोरी को समेट कर छापते हैं ना। विवाद है तो नहीं, नक्शा नहीं छापते। अब पाकिस्तान के साथ आपका विवाद हो गया, आप नक्शा तो छापते हैं, अपना टेरिटोरी जो मानते हैं आप उसको मानकर। पाकिस्तान जो अपना टेरिटोरी मानता है उसको मानकर फिर छापता है। जब जिस दिन वो विवाद निपटारा हो जाएगा, एक ही प्रकार का नक्शा बनेगा। हाँ, ये है बॉर्डर। अगर चीन ने ऐसा किया होता तो आप चीन के साथ भी ऐसे ही करते? मैं आपको ये बताऊं कि हम सोवरेनिटी के, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के सवाल में किसी से कम, किसी से ज्यादा व्यवहार नहीं करते। और मैं अंत में ये कहना चाहता हूं कि मेरा प्यारा भारत का मित्रों से कि अगर आप ये बातें अगर आपके दोस्तों में शेयर करना चाहते हैं तो जरूर करें। ये वीडियो जरूर शेयर करें और हर जगह पर पहुंचाएं। अपने एक दोस्त से दूसरा दोस्त तक पहुंचाने के लिए अपील भी करें और सबको दिखाने की कोशिश करें। जय